Hello student, I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today teach SST class 10th. बच्चों GIC नंदग्राम से आप SST की क्लास को पढ़ते हैं और 10th क्लास की SST का ये चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन। बच्चों जल संसाधन क्या होते हैं, हमारे जीवन में जल की उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से जल हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। और बहुत जगह आपने ये भी देखा होगा जल ही जीवन है और जल हमारे जीवन को के लिए अमूल्य है, बहुमूल्य है। जल जीवन दे भी सकता है और जल जीवन ले भी सकता है। तो देने में तो आप सभी जानते हैं कि जब हम जल नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, वाटर नहीं पिएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधे वनस्पतियां जो भी हैं सब जल पे निर्भर हैं। और जल जीवन ले कैसे सकता है बच्चों, जल जीवन इस प्रकार से ले सकता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा, जहाँ बाढ़ आ जाती बहुत सारे जीव जंतु तबाह हो जाते, बहुत सारे इंसान तबाह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जल जो है जब उसकी सीमित मात्रा से बहुत ज़्यादा मात्रा अधिक हो जाती है तो वो हमारे जीवन को ले सकता है और जब वो सीमित मात्रा में रहता तो हमें जीवन वो दे सकता है। तो बच्चों इस लेसन में आप एक एक बारीकी से सभी पॉइंट को समझेंगे, किस प्रकार से आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है, इस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ओके बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जल संसाधन के बारे में। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जल संसाधन क्या है। बच्चों संसाधन क्या होते हैं, जल क्या होता है, वाटर, संसाधन रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस बच्चों संसाधन वो चीज होती है जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में नेचुरल रूप से हमें प्राप्त हो, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े। नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारे लिए संसाधन, और जिसको हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है और बहुमूल्य भी है। इसके बाद पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। आप सभी जानते हैं, जब आप कभी मैप में देखे होंगे तो ब्लू कलर का जो दिखाई देता है तो 3/4 भाग वो पानी होता है, वाटर होता है, जो एक रिसोर्सेस के रूप में हमारी पृथ्वी में मौजूद है। उसके बाद बच्चों लेकिन क्या होता है, प्रयोग में आने वाला जो जल है, प्रयोग में जिसे हम पीते हैं या विभिन्न चीज़ों में उपयोग करते हैं, उपयोग में लाने वाला जल सिर्फ 1% ही है, यानी 1/3% जल है जो मीठे जल के रूप में हमें मौजूद पृथ्वी में मौजूद है, जिसका हम उपयोग करते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है जिनका पुनर्भरण एवं नवीनीकरण जलीय चक्र द्वारा होता है। लेकिन बच्चों होता क्या है इसमें 2/3 जल जो है ग्लेशियरों में, जैसे अंटार्कटिका ग्लेशियर है, ग्रीनलैंड, ऐसे ग्लेशियरों में जमा हुआ है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वो वहाँ से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियरों के पिघलने से वो नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से वो जल जो है समुद्र तक जा रहा है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल संसाधन का अर्थ। बच्चों जल संसाधन का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के भूतल पर द्रव के रूप में, ठोस के रूप में और वाष्प के रूप में जो जल मौजूद है, उपलब्ध जल को हम जल संसाधन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारे सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। मीठे पानी का 2/3 भाग ग्लेशियर तथा ध्रुवीय बर्फ के रूप में जमा है। शेष जल दूषित जल के रूप में, धरातलीय जल के रूप में उपलब्ध होता है। दूषित जल है जिसे हम उपयोग में नहीं ला सकते। अब देखा होगा अपने समुद्रों में इतना सारा जल भरा हुआ है लेकिन डायरेक्ट उस जल को हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो जल दूषित है, खारा है, उसे हम डायरेक्ट पी नहीं सकते। इसलिए अब इसमें जल का महत्व क्या है बच्चों, जल का महत्व मुझे लगता है हमारे सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। जल पृथ्वी की समस्त वनस्पतियों, पशु पक्षियों तथा मानव जीवन का मूल आधार होता है। जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है, जल नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है। तो मूल आधार होता है। जल का उपयोग कृषि कार्यों में, परिवहन में, ऊर्जा में, मत्स्य पालन में, बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो जल से ही संचालित किए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से देखा जाए तो जल हमारी पृथ्वी में एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमें गॉड ने दिया हुआ है, जिसका हमें दैनिक जीवन में
सीमित मात्रा में उपयोग करना है। जितना हमारे पास है हमें उतना ही उपयोग करना है। हमें कम से कम जल का उपयोग करना है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस जल का उपयोग अच्छे से कर पाए। बच्चों, इसके बाद है भारत के जल संसाधन। बच्चों, विश्व में जितने भी जल संसाधन है उसका 4% हम लोग हमारे देश में उपयोग किया जाता है। 4% जल के जो रिसोर्सेस है वो हमारे देश में मौजूद है। बच्चों, धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जल की दुर्लभता बनती जा रही है। हमारे यहाँ जल बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है, जल के रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, जल पीने योग्य जल जो है वो बहुत सीमित मात्रा में रह गया है। तो इस प्रकार जल दुर्लभता जो है, जल में कमी के कारण क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बच्चों, आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें पहला कारण है बच्चों, इसमें पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है हम जल का दोहन करते जा रहे हैं, जल का उपयोग अधिक मात्रा में हम करते जा रहे हैं, इसलिए जल में कमी आती जा रही है। फिर आगे है उत्पादन में वृद्धि। बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमें खाने पीने की वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, आधुनिक कृषि का उपयोग करते हैं। आधुनिक कृषि में ज्यादा से ज्यादा हम फसलें उगाने की कोशिश करते हैं। हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाने की कोशिश में रहते हैं। जब एक साल में एक से अधिक फसलें उगाएंगे, दो से अधिक फसलें, ज्यादा फसलें उगाएंगे तो उन्हें ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे गर्मियों के ऋतु में ऐसे हम फसलें कम उगाते थे या कुछ खेतों में उगाते थे, बाकी छोड़ देते थे। तो अब वहाँ भी अगर हम सीमित मात्रा में, वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम सब्जियां उगाएंगे, फसलें उगाएंगे, तो उसे उन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। और बच्चों, जब हम ज़्यादा पानी का दोहन करेंगे, ज़्यादा उसमें सिंचाई करेंगे, हर रोज़ हम उसकी सिंचाई करेंगे, तो पानी की कमी तो होगी, पानी से ही तो हम सिंचाई करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से पानी की जो रिसोर्सेस है, पानी जो है वो कम होता जा रहा है। और दूसरा, हमारे देश में क्या है, मौसम में भिन्नता। हमारे यहाँ क्या है, कभी गर्मी होती है, जब गर्मी का मौसम आएगा तो हमें ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी, जब बारिश का मौसम आएगा तो सिंचाई हमें कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार से मौसम में भिन्नता के कारण भी हमें सिंचाई का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है। अब देखिए, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है। जिन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ सिंचाई की ज़रूरत कम होती है, आवश्यकता कम होती है सिंचाई की। जैसे मेघालय का मानसराम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इतना बारिश होती है कि घने घने वन है, घने घने जंगल है वहाँ पर। और राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। हमारे देश में ही 2 स्थान ऐसे जहाँ राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ रेत ही रेत है, धूल ही धूल है, और मेघालय में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ वन ही वन है, जंगल ही जंगल है। बच्चों, ये मौसम में भिन्नता हमारे देश के अंदर ही कई जगह पे मौजूद है। और इसके बाद देखिए बच्चों, उद्योग। जितने ज़्यादा हम उद्योग लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा हमें पानी की आवश्यकता होगी। जितनी ज़्यादा हम पानी का उपयोग करेंगे उतना पानी हमारा यूज होगा, जितना पानी यूज होगा उतना पृथ्वी में पानी हमारा कम हो जाएगा। अब देखिए, ज़्यादा उद्योग लगने से भी जल में कमी आ रही है। हमें सबसे पहले देखना क्या है कि कौन कौन से ऐसे कारण है बच्चों जिनसे कि हमारे देश में पानी की कमी आ रही है। तो सबसे पहला कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जहाँ पे 10 लोग होंगे 10 बाल्टी का पानी का यूज करेंगे, 2 लोग होंगे 2 बाल्टी पानी का यूज करेंगे, तो यानी ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पानी यूज होगा। तो जनसंख्या में वृद्धि से भी पानी का यूज ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद उत्पादन, अगर हम ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा पानी हमें यूज करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी यूज करेंगे तो पानी कम हो जाएगा। और इस प्रकार मौसम में भिन्नता। बच्चों, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पानी की सिंचाई कम करनी पड़ेगी, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ हमें रोज़ पानी देना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में फसलों की सिंचाई करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी पानी हमारा ज़्यादा यूज होगा। अब इसके बाद उद्योग धंधे, जितना ज़्यादा हम उद्योग फैक्ट्रियाँ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें पानी का यूज करना पड़ेगा, उसमें पानी हमें देना पड़ेगा। पानी नहीं देंगे तो उद्योग का उत्पादन कैसे होगा। तो इस प्रकार से जितनी ज़्यादा चीज़ों का हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा पानी हमारा यूज होगा। इसके बाद बच्चों, जल की गुणवत्ता में कमी। बच्चों, जल की गुणवत्ता में कमी क्यों हो रही है?
अब इसके कारण देख लीजिए, प्रदूषण, इसकी गुणवत्ता में सबसे ज्यादा पहला पॉइंट है प्रदूषण। क्योंकि हमारे देश में प्रदूषण, हमारे देश में क्या बच्चों, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो प्रदूषण की समस्या तो हर एक देश में है। तो प्रदूषण, हमारे देश में जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ों को हम अपने घर लाते हैं और उनका लिफाफा होता है, उनका कचरा जो होता है उसे हम वेस्ट कर देते हैं, उसे हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे हमारा प्रदूषण बढ़ता है। और जब बारिश होती है तो बारिश के माध्यम से वो कचरा बह करके नदी नालों के सहारे समुद्र तक पहुंचता है, जिससे कि समुद्र का पानी दूषित हो जाता है। और इस प्रकार और देखें तो औद्योगिक कचरा, जितने ज़्यादा हम उद्योग लगाते जा रहे हैं बच्चों, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ से कचरा निकल रहा है और उतना वेस्टेज सामान निकल रहा है। उस कचरे को हम क्या करते हैं, नदी नालों के सहारे नदियों में जाके छोड़ देते हैं और नदियों से बह करके वो कचरा समुद्र तक पहुँचता है। तो बच्चों इस प्रकार देखा जाए तो औद्योगिक कचरा से भी हमारे यहाँ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वर्षा जल, हर जगह कंक्रीट होने के कारण वर्षा का जो जल है, हमारे यहाँ कुछ ही महीनों के लिए बारिश आती है और जब वर्षा का जल होता है हर जगह कंक्रीट हो रहा है, तो कंक्रीट होने के कारण वो वर्षा का जल सीधे बह करके नदियों के सहारे समुद्र में चला जाता है। यानी कंक्रीट जमीन होने के कारण वर्षा का जल सतही भूमि में, सतही भौम जो है उसके अंदर समा नहीं पाता है, जिसके कारण वो वेस्ट चला जाता है। अगर हम उस जल का संरक्षण करें, उसको रोकें, गड्ढे बना करके, तालाब बना करके उस जल को रोकने की कोशिश करें, जल का संरक्षण करें, तो करते जाएं तो हमारे यहाँ जल के जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़ें, जल जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बढ़े। तो हमें क्या करना है, जल का संरक्षण करना है। इसलिए जल का संरक्षण जरूरी है। अगर हम हर जगह कंक्रीट कर देंगे तो पानी जमीन के अंदर जाएगा ही नहीं, जमीन के अंदर जाएगा नहीं तो हमें पीने योग्य पानी कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब उस दूसरी बात आती है बांध। बच्चों बांध क्या होते हैं, बांध एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं जिनसे हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। जैसे इसको हम करते क्यों हैं, बांध क्यों बनाते हैं बच्चों, जल को रोकने के लिए हम जगह जगह बांध बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इनसे हमें बिजली प्राप्त होती है, बाढ़ में नियंत्रण आती है। कई जगह जैसे बाढ़ आती है, अगर बांध बना हुआ है तो पक्का बांध बना हुआ है तो आगे का जो क्षेत्र है वो बाढ़ डूबने से बच जाएगा। बांध अपने आप में उस पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, रोक लेगा। इसके बाद सिंचाई, उस क्षेत्र की जो सिंचाई है नहरों के माध्यम से दूर दूर तक हम नहरें बना करके इन बांधों से हम दूसरे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ तक हम सिंचाई के साधन, सिंचाई वहाँ तक जल पहुँचाते हैं, जिससे कि खेतों में सिंचाई होती है। तो बच्चों बांध हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इनसे बिजली बनती है, तो विभिन्न उद्योग हम इनसे चलाते हैं बच्चों। और बाढ़ पर भी नियंत्रण आती है। विभिन्न फैक्ट्रियां, कंपनियां जो चल रही हैं, विद्युतीकरण हुआ है, सब जगह बिजली है, बिजली से सारा काम हो रहा है। बिजली बनती कहाँ है, कहाँ से बच्चों, जो पानी है, जो नदियों का पानी, उसे रोक दिया जाता है, उसको बांध बना करके रोक दिया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। और बिजली हमें विभिन्न कंपनियों, फैक्ट्रियों, हर एक चीज में हम बिजली का उपयोग करते हैं। तो बच्चों सिंचाई से अलग भी अगर देखा जाए तो बाढ़ पर नियंत्रण आने से बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ पे रोक लग जाती है और बिजली का उत्पादन बढ़ता है। बच्चों सिंचाई खेतों में हम कर पाते हैं बांध के माध्यम से। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं बांधों से क्या क्या चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन से सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। जैसे बिजली, बांध के निर्माण से बिजली बनती है, मछली पालन का भी काम करते हैं हम, और सिंचाई का काम होता है, और बांध से बाढ़ पे नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं विभिन्न बांध हमारे देश में कौन कौन से बांध हैं जो बनाए गए हैं विभिन्न नदियों पर। तो बच्चों विभिन्न नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं, पहला है सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है और झेलम नदी पर बने हुए हैं। बच्चों ये तीनों झेलम नदी पर बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद बच्चों देखते हैं टिहरी बांध, विश्व का 7वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बच्चों ये बांध भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बना है। जहां पर भागीरथी और भिलांगना नदियां एक साथ मिलती हैं, उनका संगम बनता है, वहां पर ये टिहरी बांध बना हुआ है। उसके बाद बच्चों भाखड़ा नागल परियोजना,
भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की चारों की संयुक्त परियोजना है ये, और 1963 में बनकर के तैयार हुई ये। पंजाब के रोपड़ जिले में बनाया गया इसको। पंजाब में एक रोपड़ जगह है, वहां पर इस परियोजना को बनाया गया था। और भारत की भाखड़ा सतलुज पंजाब के भाखड़ा नागल स्थान पर ही बना हुआ है। रोपड़ जिले के भाखड़ा नागल स्थान पर बना हुआ है। और ये कौन सी नदी पे बना है बच्चों? सतलुज नदी पे। इसका नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी पे इसका निर्माण किया गया है। हमारे सभी बच्चों को पता होगा पंजाब में 5 नदियां हैं, जिसकी वजह से उस भूमि को पंजाब कहा जाता है। तो बच्चों, पंजाब में जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी पे ये भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इसके पहले किसी नदी पर कोई परियोजना नहीं बनाई गई थी। सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। और यह परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी पे बनाई गई बच्चों, और ये महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण 1948 में किया गया था। 1948 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हीराकुंड परियोजना। बच्चों, हीराकुंड परियोजना या उड़ीसा राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, महानदी पे बनाई गई है, और हीराकुंड नामक स्थान पे बनाया गया है, और ये महानदी पर बनाई गई है ये परियोजना। उसके बाद बच्चों, महानदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से हैं? एक हीराकुंड बांध, दूसरा टिकरापारा और तीसरा नराज। महानदी पर 3 बांध बनाए गए हैं बच्चों, लेकिन इसमें सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। बच्चों, रिहंद बांध परियोजना, इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी इसे जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है, जिसको सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। 1966 में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भी इसी के पास बनाया गया है, जिससे विभिन्न नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 300 मेगावाट के विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 34 यानी 34 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई विभिन्न नहरों के द्वारा 34 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। किससे? रिहंद बांध परियोजना से। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। यह तेलंगाना के तलगोंडा जिले में स्थित है, जिससे 8.67 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तुंगभद्रा परियोजना। बच्चों, ये तुंगभद्रा परियोजना क्या है? ये परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम तुंगभद्रा परियोजना है। और यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1956 यानी 1956 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किया गया था, और 1956 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, और ये हमारे देश में कहाँ स्थित है? राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये राजस्थान में स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, और इसे पोंग नदी पर बनाया गया है। बच्चों, पोंग नदी पर एक जलाशय बनाया गया है, जिससे विभिन्न नहरों का निर्माण किया गया है, और जहाँ जहाँ पानी की आपूर्ति कम थी वहाँ पर नहरों को पहुँचा करके और इससे सिंचाई का कार्य किया जाता है।
बच्चों, जहाँ पर चीज़ों के फायदे होते हैं वहाँ पर चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि बांधों के निर्माण से बहुत सारे फायदे होते हैं, विद्युत का निर्माण होता है, सिंचाई होती है, और इस प्रकार से जहाँ पर बहुत सारे फायदे होते हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी होते हैं। बच्चों, बांधों के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, बांध बनाने से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं। तो जलीय जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि बांध का निर्माण जहाँ पे किया जाता है वहाँ की जमीन कंक्रीट कर दी जाती है, तो जो मछली वगैरह जो जल में रहने वाले और जीवधारी हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। और बच्चों, जब भोजन नहीं मिल पाएगा तो जीवधारी जीवित कैसे रहेंगे। तो जीवधारी प्रभावित होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है और अंततः वो मर जाते हैं। वनों की कटाई करनी पड़ती है, जहाँ पर बांधों का निर्माण किया जाता है वहाँ पर जंगल साफ किए जाते हैं, क्योंकि जंगल होंगे तो वहाँ पे पानी भरने में, डैम बनाने में असुविधा होगी, इसलिए बहुत सारे वनों को, बहुत सारे पेड़ों को वहाँ पे काट दिया जाता है। और जब बांधों का निर्माण होता है तो इसलिए जो पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को साफ किया जाता है, बहुत सारी भूमि उसमें ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो गरीब जनता होती है, वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं, उनको बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी ज़मीन उसमें ले ली जाती है, ज़बरदस्ती छीन ली जाती है और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, उनके घर वालों को कोई रोज़गार नहीं मिलता, इसलिए गरीब जनता जो वहाँ की वो भी बहुत प्रभावित होती है इनसे। और इसलिए वहाँ के जो निवासी लोग होते हैं, जो वहाँ के परमानेंट निवासी होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। जैसे नर्मदा बांध जब बनाया गया था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया था। टिहरी बांध जब बनाया गया था तो लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया था, इस प्रकार से कि वहाँ पे वनों को ना काटा जाए, अगर वन वहाँ से नष्ट हो जाएंगे तो वहाँ के जीवधारी कैसे रहेंगे, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़मीन छिन जाएगी तो वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इसलिए वो लोग उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। अब जैसे ये हमारे देश में क्या सिस्टम है कि कुछ समय के लिए वर्षा होती है, उसके बाद पूरे साल वर्षा नहीं होती है, तो क्या किया जाए, वर्षा जल का संग्रह किया जाए और जब सूखे के दिन आए तो उस जल का उपयोग किया जाए। इस प्रकार से प्राचीन काल में भी वर्षा का संग्रह किया जाता था। ये वर्षा का संग्रह शुरुआत से प्राचीन काल से भी लोग करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। कैसे, तालाब और गड्ढे बनवाए जाते थे जिनमें पानी को एकत्रित किया जाता था और धीरे धीरे वो पानी धरती में सोखता था, धरती में नीचे जाता था और हमारे धरती का जो नीचे भौम जल है वो उसकी मात्रा बढ़ती थी और हम कितना भी यूज करें वो मात्रा, वो जल कभी घटता नहीं था। तो इस प्रकार से छत पर जल का संग्रह किया जाए। वर्षा का जब ऋतु आए, जब पानी बरसे तो छत पर जल का संग्रह किया जाए और ये प्राचीन काल से भी होता आ रहा है। और उसके बाद फिर पाइप के माध्यम से जमीन के गड्ढे में डाला जाए और इस बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था और पाइप के द्वारा जमीन में डाल दिया जाता था, गड्ढे में डाल दिया जाता था और जब वो वर्षा ऋतु समाप्त होती थी तब उस जल का उपयोग करते थे। वैज्ञानिक लोग कहते थे यह सबसे शुद्ध जल होता है। गर्मी के सूखे दिनों में इसका उपयोग लोग करते थे। आज भी वर्षा जल का संग्रह किया जाता है, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु में बच्चों ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनके चारों तरफ दीवार होती है और छत पे जो वर्षा का जल होता है उसका संग्रह किया जाता है और एक पाइप के माध्यम से। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी यह सिस्टम लागू हो गया है कि कोई भी घर बनाया जाए तो उसके छत पे जल का संग्रह किया जाता है और एक पाइप के माध्यम से घर के अंदर ही या घर के साइड में कुआं बना दिया जाता है, जिससे उसमें वर्षा का जल संग्रहित हो जाता है और जब सूखे के दिन आते हैं तब उस जल का उपयोग लोग करते हैं। इसके बाद बांस ड्रिप सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई बच्चों, बांस के माध्यम से जो झरने होते हैं वहाँ पर बांस को लगा दिया जाता है और उसकी पाइप के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर झरने के जल से, झरने के जो पानी ऊपर से गिरता है वो बांस की पाइप से, बांस को आपने देखा होगा कि वो मोटा मोटा बम्बू होता है जिसके बीच में छेद कर दिया जाता है और वो विभिन्न स्थानों पे, दूर दूर स्थानों पे जो खेत होते हैं उनकी सिंचाई उस झरने के पानी से की जाती है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर कोई डाउट अभी भी रह रहा है, आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इतनी मेहनत करने के बाद जब आप इस चैप्टर को देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें और कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम अगर आपकी मेहनत करते हैं, हम इनपुट आपको दे रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमें आउटपुट दें।
और जब इस तरीके से गुरु और शिष्य का संबंध बनता है तो बच्चों पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच।